जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग प्यारे दोस्त सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास दोस्तों बेहद शानदार रहने वाली है पिछली क्लासों की अपेक्षा। दोस्तों आज हमारी येलो बुक की दोस्तों 58वीं क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अभी तक दोस्तों हमने 57 क्लासों को देख लिया है और बेहद शानदार तरीक़ों से दोस्तों उस क्लास को उस टॉपिकों को कवर किया है जो आपके दोस्तों आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आप लोग जैसे अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं दोस्तों, ऐसे अपने प्यार सपोर्ट निरंतर बनाए रखें। तो आज की दोस्तों क्लास बेहद शानदार रहने वाली है। तो एक बार सभी प्यार दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आप लोगों की यह क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है और जो कि आपकी दोस्तों विविध का चैप्टर चल रहा है और विविध दोस्तों हम धीरे धीरे सभी पेज बाई पेज कंप्लीट करते जा रहे हैं। और जल्द ही दोस्तों आपका येलो बुक में ये विविध चैप्टर भी दोस्तों बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी प्यारे दोस्तों में जो अभी तक दोस्त क्लास में नहीं आ पाए हैं। और एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि दोस्तों आपकी क्लास दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट की जा सके। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि विविध के बाद दोस्तों हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, खेल चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। 2 से 3 ही वीडियो में दोस्तों आपका वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और जल्द ही दोस्तों आपका साइंस का पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस का आप लोगों का बेहद दिनों से इंतजार है और हम साइंस को दोस्तों बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। बस थोड़ा आप दोस्तों पेशेंस बनाए रखें। हम आप लोगों से जो वादा किया इस वादे को जरूर कंप्लीट करूंगा। बस आप थोड़ा सा भी पेशेंस बनाए रखें। दोस्तों आपको नहीं पता होगा कि मैं दोस्तों अभी कितना बिजी चल रहा हूँ। बिजी होने की वजह से दोस्तों आप लोगों की निरंतर क्लासें नहीं आ पा रही हैं। कभी आ गई, कभी एक वीडियो तो कभी दोनों वीडियो, कभी तो दोस्तों क्लास ही नहीं आ पाती है। मुझे खुद खेद होता है कि मैं आप लोगों को निरंतर वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन दोस्तों आप अभी कुछ दिनों के लिए मैनेज कीजिए, इसके बाद आपकी दोस्तों क्लासेस जो है वो निरंतर चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ दिनों के लिए आप मैनेज कीजिए और पेशेंस बनाए रखिए। दोस्तों आप लोगों की बुक बहुत ही जल्द दोस्तों कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बिना देरी के अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लासों में प्रमुख पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, जितने भी आपके प्रमुख पुरस्कार थे उनके बारे में बहुत कुछ हमने दोस्तों पढ़ा था पिछली क्लास में। और यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा और वहाँ से दोस्तों आप बेहद तरीके से आसान तरीके से उस क्लास को जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समझने को मिलेंगी। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। कौन कौन से आपके जो नेशनल पुरस्कार हैं, नेशनल अवार्ड हैं, वो कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और उनकी शुरुआत कब हुई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से कंप्लीट देखेंगे और स्किप तो बिल्कुल भी मान ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम जो है तैयारी कर रहे हैं। विविध में दोस्तों आपका पूरी बुक का निचोड़ आ जाता है। तो विविध को दोस्तों बिल्कुल भी ना छोड़ें, अपने कॉपी पेन साथ रख के बैठे और दिमाग को कंसंट्रेट होकर दोस्तों तैयारी कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों हमारा पहला पॉइंट आता है भारत रत्न। भारत रत्न जो कि दोस्तों सर्वोच्च सबसे बड़े पैमाने का दोस्तों जो कि जन सेवा के उत्कृष्ट कार्यों में देशों के जो सबसे बड़े जो राष्ट्रीय पुरस्कारों में से आता है उसको बोलते हैं भारत रत्न। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भारत रत्न किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों यह कला, साहित्य तथा विज्ञान और बड़े पैमानों पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्यों में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है 1954 में। और ये आपके एसएससी जीडी और एसएससी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सभी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। सेम क्वेश्चन दोस्तों आपसे ऐसा ही पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई। यह दोस्तों 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और कब दिया जाता है भारत रत्न? 26 जनवरी के दिन भारत के प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। और इस पुरस्कार की दोस्तों पहचान क्या है? इस पुरस्कार में, किसमें? भारत रत्न में एक पीपल के पत्ते के आकार का होता है। जो भारत रत्न होता है, जैसे आपने दोस्तों पीपल का पत्ता देखा है ना, पीपल का, सेम दोस्तों उसी के आकार का होता है, जिस पर दोस्तों सूर्य का चित्र बना होता है और जनता पार्टी द्वारा 1970 में से बंद कर दिया गया था। दोस्तों भारत रत्न की जो पहचान है वो दोस्तों एक पीपल के पत्ते की आकार की तरह होता है और उस पर एक सूर्य का चित्र बना होता है, वो होता है आपका भारत रत्न। पहले दोस्तों जनता पार्टी हुआ करती थी, तो जनता पार्टी ने भारत रत्न देना 1970 में से बंद कर दिया था। किंतु 1954 में तो दोस्तों ये
शुरुआत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसको 1970 में देना बंद कर दिया गया। किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया। जब 1980 में दोस्तों कांग्रेस सरकार आई तो इसने फिर से दोस्तों इसको पुनः स्टार्ट कर दिया और 1980 में दोबारा शुरू होने पर यह सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में जब भी एग्जामिनर दोस्तों डीपली क्वेश्चन पूछता है तो कुछ इसी प्रकार से ही क्वेश्चन पूछता है। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम हो, तो एग्जामिनर जब भी दोस्तों आपको फंसाने की कोशिश करता है, जब भी डीपली क्वेश्चन पूछता है, हार्ड क्वेश्चन पूछता है, तो इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कैसे तो सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत रत्न देना कब बंद हुआ था, भारत रत्न देना कब बंद हो गया था। तो काफ़ी लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उन्होंने सोचा कि शुरुआत कब हुई थी। बहुत से होते हैं दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जो जल्दी में 1954 ही लगा देते हैं और ऐसे ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, भारत रत्न जो है दोस्तों आपका 1954 में इसकी शुरुआत हुई और ये 1970 में देना बंद हो गया था। किसकी पार्टी द्वारा? जनता पार्टी द्वारा। और जब ये कांग्रेस दोस्तों आई, कांग्रेस सरकार ने दोस्तों अपना पदभार संभाला, तो दोस्तों यह 1980 में यह पुनः दोस्तों देना स्टार्ट हो गया और 1980 में दोस्तों दोबारा शुरू कर दिया गया। एग्जामिनर देखिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन देखो उसको नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न देना भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 1954। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत रत्न देना कब बंद हुआ था? 1977 में। किस पार्टी के द्वारा? जनता पार्टी द्वारा। भारत रत्न की शुरुआत दोबारा कब से हुई? 1980 में। किस सरकार के द्वारा? कांग्रेस सरकार के द्वारा। तो समझ गए ना। तो क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से घुमा फिरा के पूछता है। तीसरा क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से घुमा के पूछेगा तो सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत रत्न दोबारा शुरू करने पर सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सबसे डीपली और सबसे हार्ड क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। सुनिएगा मेरी बात को, मेरे बात के कहने का मतलब समझिएगा दोस्तों कि एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप जब क्वेश्चन को तोड़ना अंदर से अपने आप से सीख जाओगे ना, तो एग्जामिनर कितना भी दोस्तों दिमाग लगा ले, कितना भी आपको फंसाने की कोशिश करे, तो आप फंसने वाले नहीं हैं। बस आपको करना है कि क्वेश्चन की दोस्तों नींव को जितनी आप गहराई तक दोस्तों उसकी नींव को उखाड़ लोगे ना, तो एग्जामिनर ना कितना भी दोस्तों जोर लगा ले, आप को फंसा नहीं पाएगा। आप उस क्वेश्चन का तुरंत आंसर निकाल दोगे। हर चीज़ की दोस्तों ठोस जानकारी हमेशा लेनी चाहिए। और वैसे भी खास तौर से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लेवल का एग्जाम होता है, मैं वहाँ पर आपको लगता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो मैं वहाँ पर आपको डीपली पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि एग्जाम में चांस नहीं है इसका आने का, तो वहाँ को हमने एक से दो बार पढ़ा और वहाँ से दोस्तों निकल लेते हैं। क्यों? वो एग्जाम के लिए दोस्तों इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको खुद से खुद अपनी तरफ से डीपली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और वहाँ पर दोस्तों समय भी देता हूँ, थोड़ा समय भी लगता है समझाने में। तो समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बता दूं, ये वीडियो ये आपने देख लिया ना, तो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम की वीडियो है जो आने वाली है। और जो कैंडिडेट मेरे से शुरू से जुड़ा है, शुरू से येलो बुक की कंप्लीट क्लासें मेरी देख रहा है, तो उसको दोस्तों जीके में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस वो अपने करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके और अपनी तैयारी करता रहे। और जीके का क्वेश्चन को दोस्तों आप इसी बुक से कंप्लीट कर लेना, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। अगले पार्ट को चलते हैं। और यह दोस्तों मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड क्वेश्चन। देखिए दोबारा 1980 में दिया गया। किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को। तब मदर टेरेसा जीवित थी, लेकिन मरणोपरांत यानी मरने के बाद दोस्तों सबसे पहले किसे दिया गया? तो नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। क्लियर? चलिए अगला है, श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। दोस्तों सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी के मरने के बाद भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में इसकी चुनौती दी थी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी जो था वो था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला विदेशी जो है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। और प्रथम भारतीय पुरुष हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम महिला हैं वो हैं इंदिरा गांधी। दोस्तों यदि हम प्रथम महिला की बात करें तो वो है इंदिरा गांधी, और प्रथम पुरुष की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर? चलिए कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आपके सभी मैं प्यारे दोस्तों की कमेंट देखता हूं, मैं आप लोगों के सभी के रिप्लाई भी देता हूं। कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है दोस्तों जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। वरीयता सूची में नंबर 1 स्थान दिया गया है।
अगला कौन सा पुरस्कार दोस्तों? पद्म पुरस्कार। यह भारत रत्न के बाद दोस्तों दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नंबर 1 पे कौन है सबसे बड़ा पुरस्कार? भारत रत्न। दूसरे नंबर पर भारत रत्न के बाद दोस्तों कौन सा बड़ा है? वो है आपका पद्म पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1977 में, इन डेटों को अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा। इसे 1977 में भारत रत्न के साथ बंद कर दिया गया था और 1980 में इसे फिर शुरू किया गया। और ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, सभी में दोस्तों पद्म और पद्म आ रहा है। पद्म विभूषण सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का पद्म भूषण और तीसरे नंबर का पद्म श्री। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट और सबसे समझने वाली बात यह है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन याद रखना, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? सुनिएगा। भारत रत्न देना कब बंद किया गया? 1977 में। आपका पद्म पुरस्कार भी दोस्तों बंद कर दिया गया था 1977 में। भारत रत्न पुनः देना स्टार्ट कब हुआ? 1980 में। और यह भी दोस्तों आपका पुनः पद्म पुरस्कार भी 1980 में स्टार्ट कर दिया गया। पद्म पुरस्कार सभी लोग जानते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 प्रकार के होते हैं। और भारत रत्न के बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कार है। क्लियर? अगला है वीरता पुरस्कार। तो वीरता से संबंधित आप समझ गए होंगे, ये दोस्तों आपकी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं ये उन क्षेत्रों में दिया जाता है, चाहे वो आपकी इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना हो, वायुसेना हो या दोस्तों आपकी नौसेना हो। तो उनके किसको दिया जाता है? जो वीर और साहसी सैनिकों के विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। और ये दोस्तों निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला, यदि वीरता पुरस्कार में यदि हम सबसे पहले बात करें कि सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा, तो वो है दोस्तों आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है वो दोस्तों वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे उच्च। जैसे कि भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक वैसे ही वीरता के क्रम में देखा था जाए तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है महावीर चक्र। यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, महावीर चक्र। अगला है वीर चक्र। यह दोस्तों वीरता के लिए दिया जाने वाला तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा आपका वीर चक्र। और चौथा है आपका अशोक चक्र, और यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ असैनिक पुरस्कार है, जिसे दोस्तों असैनिक यानी कि जरूरी नहीं कि सैनिकों को ही दिया जाए। यदि कोई कार्य यदि वीरतापूर्ण कार्य करता है, यह दोस्तों उसको भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है, अशोक चक्र। बीसी राय पुरस्कार, सबसे इंपॉर्टेंट कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा इंपॉर्टेंट, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार। तो इस नाम को छाप लीजिएगा अपने मस्तिष्क में। जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यदि आप लोग जो भी इसमें हमारे पुराने कैंडिडेट हैं वो भी इस क्लास को देख रहे होंगे, तो उन्हें तो दोस्तों रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को सुनने की ज़रूरत है। सुन लीजिए, उनका रिवीजन हो गया। जो पहली बार तैयारी करें तो अपने नोट्स जरूर बनाते चलें, और जो क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही आते हैं तो वो यदि आप नोट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पहले से आता है। और यदि आपको ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बना लें ताकि आप उनका रिवीजन आसानी से कर सकें। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह दोस्तों सिनेमा यानी क्षेत्र यानी फिल्म में उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्षेत्रों में दिया जाता है। यह आपके फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने वीडियो के प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा उन सभी प्यारे दोस्तों में जो प्यारे दोस्त हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनका भी सपना है कि एक दिन हमारे पास भी सरकारी जॉब हो। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी दोस्तों इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगला पॉइंट है 1969 में यह पुरस्कार दोस्तों सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था, और 2017 में दोस्तों विनोद खन्ना को दिया गया। और इस पुरस्कार की इनाम राशि जो है वो थी 10 लाख रुपये। देविका रानी को दिया गया था सबसे पहले 1969 में, और 2017 में दोस्तों विनोद खन्ना को दिया गया था। और इस पुरस्कार को जो इनाम की जो राशि है वो है आपकी 10 लाख रुपए, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ साथ 10 लाख रुपए की इनाम राशि भी प्रदान की जाती है। अगला है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। सभी लोग जानते हैं कि यह साहित्य का है, साहित्य से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह सबसे पहले 1965 में जी शंकर कुरूप
को दिया गया था। और महिलाओं में यदि हम सबसे पहले की बात करें तो आशापूर्णा देवी को 1976 में दिया गया था। और इस पुरस्कार की इनाम राशि 11 लाख रुपए है। कितनी है दोस्तों? 11 लाख रुपए है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। और यदि आपकी महिलाओं में पूछा जाए कि महिलाओं में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आशापूर्णा देवी को 1976 में। और इसकी इनाम राशि क्या है? 11 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इनाम राशि भी पूछते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है? 11 लाख, याद रखिएगा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है दोस्तों? 10 लाख। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके यहाँ पे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तो एक भी पॉइंट इसके बिल्कुल भी ना करें। अगला है प्रमुख पुरस्कार और उनसे संबंधित क्षेत्र। अब यहाँ से दोस्तों आप अपने नोट्स बेहद सरल और आसान तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से पुरस्कार हैं और वो किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार, जो कि 1961 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। और ये आपके खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन जो है आप धनुर्धर थे वो जानते ही हैं, और वो उनके शिष्य कौन थे? वो उनके गुरु द्रोणाचार्य जी। तो उन्होंने जिससे विद्या सीखी वो उनके गुरु थे। तो गुरु यानी कि एक तरीके से अर्जुन जो पुरस्कार है वो एक अपने खेल क्षेत्र में दिया जाता है। धनुर्विद्या एक खेल भी है, तो एक खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो जब खेल रत्न पुरस्कार है तो आपको सिंपल सा फंडा हो गया है ना, पता ही है कि खेल रत्न पुरस्कार जब है तो खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगला दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों खेल में कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य यानी गुरु थे, तो एक दोस्तों खेल में कोच, जो अपना कोच होता है, कोई खिलाड़ी है उसका एक कोच जरूर होता है, तो कोच उसका दोस्तों एक गुरु के समान ही होता है, वही दोस्तों उसको सिखाता है सब कुछ। तो जो कोच है वो भी एक गुरु ही है। तो ये किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में कोचों को दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार यह दोस्तों आपका साइंस यानी विज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार यह दोस्तों आपके चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? चिकित्साओं के में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार, जिसको आपने नाम सुना होगा, नॉर्मन बोरलॉग, यह आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार यह आपका बहुत ही दोस्तों कृषि के क्षेत्र में इसका प्रमुख योगदान है, और यह दोस्तों आपका कृषि के क्षेत्रों में ही दिया जाता है। कबीर पुरस्कार यह दोस्तों आपका सामाजिक सद्भाव में दिया जाता है, सामाजिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। और अगला है व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सभी दोस्तों आपके साहित्यिक क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसमें? साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान ये भी दोस्तों आपका साहित्य क्षेत्र में ही दिया जाता है। जैसे कि शिक्षा और साहित्य की देवी कौन है? सरस्वती माँ है, तो सेम सरस्वती सम्मान दोस्तों आपका साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। वाचस्पति पुरस्कार ये आपका संस्कृत और साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और शंकर पुरस्कार आपका भारतीय दर्शन और संस्कृति और कलाओं में दिया जाता है, शंकर पुरस्कार। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जिनको आपको याद रखने हैं, ताकि दोस्तों आप अपनी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। अगला है महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, कि किस कार्य की, किस आश्रम की, किस निकेतन की और किस योजना की शुरुआत या उसकी स्थापना किसने की, किस योजना की, यानी जिन लोगों ने महान कार्य किए हैं उनको किसने किया है और वो किससे संबंधित हैं, इन पर चर्चा करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट इसमें दोस्तों दिया गया है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूरेंट। समझिएगा, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूरेंट ने। इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। अगला है संस्कृति व्याकरण के जनक, सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, खासतौर से एसएससी जीडी के एग्जाम में, पाणिनि। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पवनार आश्रम विनोबा भावे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। 1940 महाराष्ट्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसके बिल्कुल भी ना करें इस क्लास को। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? विनोबा भावे से। सेम क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है। खालसा पंथ सभी लोग जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह 1699 में। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। निर्मल हृदय सभी लोग जानते हैं, निर्मल हृदय कैसे कहते हैं? हमने आप लोगों को उपनामों में बताए थे स्टैटिक्स जीके में। तो निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। आनंद वन के संस्थापक बाबा आमटे, बाबा आमटे हैं जिन्होंने आनंद वन की स्थापना की थी। लीग ऑफ नेशंस के स्थापक कौन है? वुडरो विल्सन है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। क्लियर? चलिए
स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई भी समस्या पैदा ना हो। ओरेविली आश्रम, ये अरविंद घोष है के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई, पांडिचेरी में ही ये ओरीविले आश्रम। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विश्व भारती की स्थापना की गई। भूदान आंदोलन सभी लोग जानते हैं, विनोबा भावे, ये आपके यूपी ट्रिपल एस PAT के एग्जाम में कई बार आया है, SSC GD में कई बार आया है, UPP के एग्जाम में कई बार आया है, कोई भी एग्जाम हो सभी में यह आ चुका है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक, भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे। रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीबाल्डी, याद रखिएगा रेड क्रॉस नहीं है, ये रेड गार्ड्स है। रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी? गैरीबाल्डी ने। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों स्काउटिंग की स्थापना। किसकी? स्काउटिंग। जो आपका स्काउट गाइड होता है ना, स्काउट गाइड, जैसे एक NCC होता है वैसे आपका एक स्काउट गाइड भी होता है। तो स्काउटिंग की स्थापना जो है वो दोस्तों वेडन पावेल ने की थी। किसने? वेडन पावेल ने। समाजवाद के प्रवर्तक हैं आचार्य नरेंद्र देव। कौन है दोस्तों? आचार्य नरेंद्र देव। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। तो ये कुछ दोस्तों प्रमुख महापुरुष थे जिनके दोस्तों महान कार्य किए गए और उनके संबंधित क्षेत्र भी आप लोगों को बताए गए कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव और स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें बेहद सरल और आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है समाधि स्थल के बारे में कि कौन कौन सी समाधि स्थल हैं और वो किसकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है दोस्तों? राजघाट। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। एग्जामिनर आपसे दोस्तों दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अपोजिट भी और सीधा भी। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब हो जाएगा राजघाट। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को दोनों तरफ से समझना होगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। विजय घाट समाधि स्थल किसका है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री का। अभय घाट मोरारजी देसाई का है और वीर भूमि राजीव गांधी की है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक की बातें। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी पर दोस्तों इसका, और इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह की दोस्तों समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजन सिंह। और संघर्ष स्थल आपका देवीलाल जो है वो संघर्ष स्थल इनका समाधि स्थल है। और शांतिवन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांतिवन। और शक्ति स्थल नाम है इंदिरा गांधी का। किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का। समता स्थल है जगजीवन राम का। जगजीवन राम को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? बाबू जगजीवन राम। बाबू दोस्तों इनका क्या है? उपनाम है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज ना होए। बाबू इनका उपनाम है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। इंपॉर्टेंट लगाएंगे शंकर दयाल शर्मा को, आपके एग्जाम में कई बार आए हैं। कर्मभूमि का संबंध किससे है? शंकर दयाल शर्मा से। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। उदय भूमि KR नारायण के द्वारा। और स्मृति स्थल इंद्र कुमार गुजराल। इंपॉर्टेंट लगाएंगे स्मृति स्थल के बारे में, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि स्मृति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंद्र कुमार गुजराल का। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल के बारे में भी दोस्तों यहाँ से जानकारी मिली होगी। तो आप लोगों के ये पॉइंट भी क्लियर हो चुके होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। अगला है दोस्तों हमारा पॉइंट भारत की प्रमुख लोक कलाएँ। कौन कौन सी लोक कलाएँ हैं, कौन कौन से लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की प्रमुख लोक कलाओं के बारे में। कौन कौन सी लोक कलाएँ हैं भारत की और वो किस राज्य से संबंधित हैं। चलिए, पहला है रंगोली। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा दोस्तों। रंगोली कहाँ की दोस्तों प्रसिद्ध लोक कला है? तो ये आपकी महाराष्ट्र की है। सेम क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। गोदना कहाँ की प्रमुख लोक कला है? बिहार की। चौक पूरना, जो चौक होती है ना, कुछ इस प्रकार की चौक पूरते हैं हम लोग, वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। मांडला आपकी राजस्थान में है। मांडला लोक कला कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। साथिया आपका गुजरात में है। मेहंदी राजस्थान। अहपन बिहार। स्क्रीनशॉट लेते चलें। अगला है मधुबनी। मधुबनी चित्रकला लोक कला कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। और ये आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। मधुबनी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। क्लियर? चलिए,
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के यहाँ तक की बातें बेहद सरल और आसान भाषा में समझ में आ चुकी होंगी। और अगला पॉइंट दोस्तों हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है मानचित्र की रेखाओं के बारे में। मानचित्र की रेखाएं, तो एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं मानचित्र की रेखाओं के बारे में। समलवण रेखा जिसको बोलते हैं दोस्तों आइसोहे लाइन, ये रेखाएं जो है दोस्तों मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को दर्शाती हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट स्टार्ट हो गए, क्योंकि विविध में दोस्तों क्या है, पूरी बुक का निचोड़ है। इसी में आपको दोस्तों हिस्ट्री भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, पॉलिटी भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, और आपको बहुत कुछ दोस्तों इसमें जानकारी मिलेगी। तो आसोही लाइन जो है वो समलवण रेखाएं, ये दोस्तों रेखाएं जो होती हैं मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को दर्शाती हैं। और समदाब रेखाएं जो होती हैं जिनको बोलते हैं आइसोबार, ये दोस्तों मानचित्र पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं। जब समदाब का मतलब होता है समान है दाब जिसका, और समान है लवण, यानी कि लवणता जिस पर समान है तो वो आपकी समलवण हो गई, और जिन पर दबाव समान है तो वो आ गया समवायुदाब या समदबाव। क्लियर। चलिए अगला है आपका समगहरीय रेखाएं। कौन सी दोस्तों? समगहरी रेखाएं जिनको बोलते हैं आइसोबार्स। ये समगहराई यानी समान गहराई समुद्री स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या हो गई? समगहरी रेखाएं। समताप समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखाएं। बिल्कुल सरल है, आप याद रख सकते हो। सम का मतलब होता है दोस्तों समान। समधूप समान धूप वाली अवधि वाली रेखाएं मिलती हुई जो खींची जाती हैं वो आपकी आसोहेल होगी, समधूप रेखा। समवर्षा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होगी समवर्षा। और अगला दोस्तों समोच्च रेखाएं, समान ऊंचाई, उच्च यानी ऊंचाई, समान है जिसकी ऊंचाइयां और बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं क्या हो गई? समोच्च रेखाएं हो गई। और सममान रेखा, यह रेखा निश्चित तत्व के मान में वाली रेखा को मिलाती है, यानी सममान में कैसी होती है? समान होती है, सममानों में वाली रेखाओं को यह मिलाती है, उनको बोलती हैं सममान रेखाएं, आइसोप्लेट लाइन। क्लियर। और यहाँ से दोस्तों आपका अगला है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। कौन सी दोस्तों? विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। तो ये बेहद शानदार पॉइंट है, तो इसकी जो चर्चा है वो हम आप लोगों से दोस्तों कल की क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों आपकी लगभग 20 से 25 मिनट की क्लास है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। और कल की क्लास जब भी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, यहीं से पॉइंट स्टार्ट होगा विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं के बारे में और भारत की सीमा रेखा के बारे में। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा रात को 8 बजे। इसके बिल्कुल भी ना करें क्लासों को, डेली क्लास देखिएगा। और आप लोग कंटिन्यू अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों के चुनाव भी आने वाले हैं, और भी अन्य वैकेंसियाँ भी आपको दोस्तों देखने को मिलेंगी। तो आप अपनी लोग सभी प्यारे दोस्त अपनी तैयारी को झोंक दीजिएगा और अपनी मेहनत को दोस्तों कंटिन्यू करते रहिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कल की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं के बारे में, बेहद सरल और धमाकेदार और आसान तरीके से। तो कल की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या को जोड़ें, ताकि वो भी दोस्तों इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और यदि आपने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, जो भी कैंडिडेट हमारी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर विजिट किया हो, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, तो ताकि दोस्तों आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।